तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ क्लास का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 यानी सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनते कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए तो उनमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल जहाँ पर आज से 20 से 25 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। और उसके बाद फिर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि वो कैसे बना और उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आप चाहे तो ओवरव्यू पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो आप इसे पढ़ लें। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और मैं अपने मेन टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.1 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो ये देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल कि वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे बना। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर दी गई है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला का यहाँ पर एक कोट दिया गया है, उनकी कही गई एक बात दी गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। आई हैव फाउट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. ये उनका एक कोट है, उनकी कही गई एक बात है जिसमें वो सिंपली कह रहे हैं कि मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी हूँ और इसके साथ साथ मैं ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी हूँ। मैं एक ऐसे आइडियल का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और सोसाइटी पूरी तरह से फ्री होगी और जहाँ पर सभी लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहेंगे शांति के साथ और एक दूसरे के साथ प्यार से, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और ये एक आइडियल है जो कि जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और अचीव करना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो आप नेल्सन मंडेला के बारे में हो सकता है पहले से जानते हो, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक फाइटर थे। डेमोक्रेटिक फाइटर भी हम कह सकते हैं और उन्हें हम फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। वो कैसे, देखिए साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर भी यूरोपीय आए थे। जिस तरह से इंडिया में अंग्रेज आए थे उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियंस का आगमन हुआ था। वहाँ पर भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को गुलाम बनाया था। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया में डिफरेंस ये था कि साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे वो वहाँ पर जाकर परमानेंटली सेटल हो गए और वहीं पर अपना घर बनाकर रहने लगे और वहीं के वो लोकल रूलर बन गए। तो वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम लगाया जहाँ पर जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे उनको सभी सुविधाएं मिलती थी, वो अपने मन के अनुसार कोई भी चीज़ कर सकते थे। लेकिन वहीं जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे यानी जो लोग काले कलर के थे या फिर इंडियंस जो लोग थे और भी दूसरे कलर के जो लोग थे उनको इन्फीरियर समझा जाता था और उनको उतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं दी जाती थी। तो उसी सिस्टम का विरोध करते थे नेल्सन मंडेला। और अब हम आगे अपने टेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। दिस वॉज नेल्सन मंडेला। तो देखिए ये जो बात है ये कही गई है नेल्सन मंडेला द्वारा, और जिन्हें कि क्या कह सकते हैं हम देशद्रोह के आरोप में जो कि वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उसके द्वारा सज़ा दे दी गई थी देशद्रोह के आरोप में, पूरी लाइफ इम्प्रिजमेंट की 1964 में। और उनका एक तरीके से गुनाह ये था कि उन्होंने अपार्थाइड रेजिम या फिर अपार्थाइड सिस्टम का विरोध किया था। तो अब यहाँ बात क्या आता है कि आखिर ये अपार्थाइड सिस्टम या फिर अपार्थाइड रेजिम होता क्या है। तो देखिए ये जो पूरा सिस्टम था साउथ अफ्रीका में जिसमें कि वाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं डिस्टिंग्विश किया जाता था और उनके बीच में भेदभाव किया जाता था, जिसमें वाइट कम्युनिटी के लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती थी लेकिन ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो उसी सिस्टम का नाम था अपार्थाइड सिस्टम, और ये वर्ड स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका के उस सिस्टम के लिए ही यूज होता है। और इसके बाद साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई तो उसके बाद करीब 28 साल तक उन्हें साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल में रहना पड़ा जिसका नाम था रोबेन आइलैंड। तो देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिया गया है। इस इमेज से आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो वाइट कम्युनिटी के लोग थे वो दूसरे कम्युनिटी के लोगों के प्रति कितना एक तरीके से विरोध का भावना रखते थे या फिर हेटर्ड का भावना रखते थे। तो यहाँ पर इमेज में साइन बोर्ड एक जगह लगाया गया था, उसमें लिखा गया था डेंजर नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्स, इफ़ यू एंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट you will be listed as missing, armed guard shoot and sight, savage dog devour the corpse, you have been warned। तो देखिए ये सिंपली कह रहा है कि जो नेटिव लोग हैं यानी जो ब्लैक्स
जो साउथ अफ्रीका के निवासी हैं, या फिर जो इंडियंस हैं जो कि इंडिया से जाकर वहाँ बसे हैं, या फिर और भी दूसरे जो कलर के स्किन के कलर वाले लोग हैं, वो इस प्रीमिसेस में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप एंटर करिएगा तो आपको गोली मार दी जाएगी और आप वापस घर नहीं जा पाइएगा। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कितना हेटेड का भावना था उन लोगों के बीच में। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके प्रति विरोध किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से हुआ। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो देखिए अपार्थाइड जो वर्ड है वो एक तरीके का नाम है जो कि जो सिस्टम था साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उसके लिए यूज़ किया जाता है। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग द 17th and 18th century। द ट्रेडिंग कंपनीज फॉर यूरोप ऑक्यूपाइड विथ आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। तो देखिए ये जो सिस्टम था ये आपका इम्पोज किया गया था वाइट यूरोपियंस द्वारा, जो कि यूरोप के रहने वाले लोग थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, या फिर जर्मनी हो गई, जिन लोगों ने कॉलोनीज बनाई थी, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया था। उसी तरीके से साउथ अफ्रीका को भी यूरोपियंस ने गुलाम बनाया था और वहाँ पर ये सिस्टम लगाया गया था डिस्क्रिमिनेशन का, जिसका नाम था अपार्थाइड सिस्टम। तो देखिए 17th और 18th सेंचुरी में साउथ अफ्रीका को कैप्चर किया था यूरोपियंस ने, जिस तरीके से इंडिया को कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन वहाँ पर डिफरेंस ये था, इंडिया और साउथ अफ्रीका में जो डिफरेंस ये था कि बहुत सारे वाइट्स जो थे वो साउथ अफ्रीका के परमानेंट नागरिक बन गए, वहीं जाकर वो अपना घर बनाकर रहने लगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में कोई भी ब्रिटिशर्स आकर परमानेंटली सेटल नहीं हुआ था, कुछ बहुत छोटी संख्या में यहाँ पर सेटल हुए थे। और जो वहाँ पर सेटल हुए आपके वाइट्स, वो वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए और वो वहाँ पर रूल करने लगे और अपार्थाइड सिस्टम को वो फॉलो करने लगे। तो यहाँ पर आगे है द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो देखिए अपार्थाइड सिस्टम जो था वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिवीज़न रखता था और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखता था उनके स्किन कलर के हिसाब से। जो नेटिव वहाँ के लोग थे, यहाँ यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनका कलर जो था वो ब्लैक कलर था और वो करीब 3/4 यानी करीब 75% आबादी थी साउथ अफ्रीका की, वो थी नेटिव्स की यानी ब्लैक्स की थी। और इसके अलावा यानी कि ब्लैक्स के अलावा कई तरह के ग्रुप्स रहते थे, जैसे आपके इंडियंस रहते थे जो कि इंडिया से जाकर वहाँ बसे थे, और भी दूसरे कलर के जो स्किन कलर वाले लोग थे वो भी वहाँ पर रहते थे, और इसके अलावा वाइट कम्युनिटी के लोग भी वहाँ रहते थे। तो देखिए वाइट रूलर्स जो थे उन्होंने जितने भी नॉन वाइट्स लोग थे, जैसे कि ब्लैक्स हो गए, इंडियंस हो गए, दूसरे कलर के स्किन कलर वाले लोग हो गए जैसे भूरे, येलो, इस तरीके के सभी को इन्फीरियर्स वो समझते थे, उन सभी को वो अपने से इन्फीरियर समझते थे। और द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो जो नॉन वाइट लोग थे उनको वोटिंग राइट नहीं मिले हुए थे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर वाइट है अगर कोई, तभी उसको वोट देने का अधिकार है, नहीं तो वोट देने का अधिकार उसे नहीं मिलेगा। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। ट्रेन्स, बसेज, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस एंड स्विमिंग पूल। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है कि जो अपार्थाइड सिस्टम है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ख़राब सिस्टम था, जो कि ब्लैक्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा हेटेड का भावना रखता था और उनको काफ़ी ज़्यादा दबाने की कोशिश करता था। और इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि देखिए जो ब्लैक्स थे उनको वाइट एरियाज़ में रहने की परमिशन नहीं थी। वो वाइट एरियाज़ में तभी काम कर सकते थे अगर उनके पास परमिट हो। और इसके बाद जो ट्रेन्स थे, बसेस थे, टैक्सीज थी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ सकते हैं कि जितनी भी आपके डेली यूज़ के चीज़ें हो सकती हैं या फिर वैसी चीज़ें जिससे कि पब्लिक इनकाउंटर हो या जैसे कि पब्लिक टॉयलेट, तो ये सभी चीज़ें जो थी वो सभी सेपरेट थी वाइट लोगों के लिए और ब्लैक लोगों के लिए, और इसे कहा गया था सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड। तो जिन चर्चेज में वाइट्स जाते थे उन चर्चेज में ब्लैक्स जा भी नहीं सकते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। तो देखिए ब्लैक लोग जो थे वो एसोसिएशंस का भी निर्माण नहीं कर सकते थे और उनके साथ ये जो बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था उसका वो एक तरीके से विरोध भी नहीं कर सकते थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस 1950
द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो देखिए 1950 के बाद जो ब्लैक्स थे, इंडियंस थे और दूसरे कलर के लोग थे, वो इस अपार्थाइड सिस्टम का विरोध करना उन्होंने शुरू किया, उसके खिलाफ फाइट करना शुरू किया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस की निकालना शुरू किया, स्ट्राइक्स करना शुरू किया। और एक संगठन थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल गवर्नमेंट। तो ये एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था वो एक तरीके का संगठन था जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता था। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ आकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े और उन्होंने स्ट्रगल में अपना योगदान दिया। जो स्ट्रगल हो रहा था ये सेग्रीगेशन की पॉलिसी के खिलाफ। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे वर्कर यूनियंस आकर जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी आकर जुड़े और भी बहुत तरह के एक ग्रुप्स आकर जुड़े। Many sensitive whites also joined the ANC to oppose apartheid and played the leading role in the struggle। बहुत सारे ऐसे whites भी आकर जुड़े जो कि इस सिस्टम को ख़राब मानते थे और चाहते थे कि ये सिस्टम खत्म हो, और उन्होंने काफ़ी लीडिंग रोल भी अदा किया इस पूरे सिस्टम के विरोध में। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racial government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of blacks and colored people। तो देखिए बहुत सारे देशों ने भी इस पूरे सिस्टम का विरोध किया कि नहीं, ये जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ही ख़राब सिस्टम है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में किया जाता है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, वो इस बात को क्या कहते हैं, इस बात पर पूरी तरीके से आमादा थी कि उसको इसी तरीके से सरकार चलानी है। और इसके साथ साथ वो हज़ारों की संख्या में जो कलर्ड लोग थी, जो आपके ब्लैक्स लोग थे, उनको टॉर्चर करती थी, उनकी किलिंग करती थी और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर नया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड। तो देखिए जैसे जैसे जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ हो रहा था वो बढ़ता गया। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। तो देखिए जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल जैसे जैसे बढ़ता गया, जो गवर्नमेंट थी वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि देखिए अब हम जो ब्लैक्स हैं या फिर दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम दबाव में रखकर उन पर शासन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो वाइट रेजिम थी यानी जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर ली और इसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उन सभी को वापस ले लिया गया और इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो बैन था उसको हटा दिया गया और मीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर लिया गया। और 28 सालों तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से आज़ादी दी गई और वो अब फ्री मैन के रूप में जेल से बाहर निकले। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 में 26 अप्रैल को एक नया नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो देखिए उस तारीख को जो नेशनल फ्लैग नया जो साउथ अफ्रीका बना जहाँ पर सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया, डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ और इसी के साथ ही एक नए डेमोक्रेसी का जन्म हुआ पूरे वर्ल्ड में। और द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। और इसी के साथ ही जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसका खात्मा हुआ और इसके साथ ही एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ जिसमें कि सभी लोगों को बराबर अधिकार दिया गया था। तो देखिए हाउ डिड दिस कम आउट, लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, इस चीज़ पर नेल्सन मंडेला ने कुछ कहा है, हम चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, आप भी इसे पढ़ लें। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली बिकॉज वी वे आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ द गुडनेस इन द अदर। My wish is that the South Africans never give up on belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy। तो देखिए उनका कहना था कि जो हिस्टोरिकल एनिमीज़ थे, जो पुराने समय से एनिमीज़ थे, उन्होंने एक तरीके का पीसफुल ट्रांजिशन करने के लिए नेगोशिएशन अच्छी तरीके से किया और इसका रीज़न ये था कि हम लोग जो थे यानी जो वाइट्स लोग थे और जो ब्लैक्स लोग थे वो एक दूसरे में अच्छाई देखने के लिए तैयार थे। और मेरा मानना है, यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अच्छाई में जो बिलीव है उनका, उसको वो कभी नहीं त्यागेंगे, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक तरीके से ह्यूमन बीइंग में जो हमारा फेथ है वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है और हमारे डेमोक्रेसी को वो मजबूत करेगा।
तो देखिए ऐसा उनका कहना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक्स लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैज कमिटेड वाइल इन पावर। तो देखिए नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने के बाद जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपने साथी ब्लैक से यानी ब्लैक्स लोगों से ये अपील की कि देखिए वाइट लोग जो है उनको आप माफ़ कर दें, वाइट लोगों ने जो भी एट्रोसिटीज़ की हैं पावर में रहते हुए उन सभी को आप भूल जाएं, उन सभी को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा यानी ब्लैक लीडर्स ने कहा कि हमें एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना है जहां पर सभी लोगों को इक्वालिटी हो और जहां पर सभी रेसेस के लोग जिसमें कि महिलाएं भी और पुरुष भी शामिल हो, उन सभी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पर सोशल जस्टिस मिले और ह्यूमन राइट्स मिले। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रा अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसके साथ ही जो पार्टी जो ऑपरेशन और ब्रूटल किलिंग के साथ रूल कर रही थी और जो पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर सामने आई थी लोगों का समर्थन लेकर, वो सभी एक साथ बैठे और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने निर्माण किया और दोनों एक तरीके से राजी हो गए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन पर। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। 2 साल तक एक तरीके से डिस्कशन और डिबेट चला कम्युनिटीज़ के बीच में, सरकारों के बीच में और जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर सामने आए जो जैसा कि वर्ल्ड में हो सकता था। This constitution gave to its citizen the most extensive right available in any country। तो देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने सिटीजन्स को एक तरीके से सबसे ज़्यादा अधिकार देता है जो कि किसी भी देश में अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट in the search for a solution to the problems nobody should be excluded, no one should be treated as demon। तो देखिए उनका ये मानना था कि क्या था, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके लिए हम किसी को भी बाहर नहीं रखेंगे, सॉल्यूशन निकालने के लिए सभी को इंक्लूड करेंगे और किसी को भी हम शैतान के रूप में दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। और दे एग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वाट एवर दे माइट हैव डन टू बी डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। तो देखिए जो दोनों पार्टीज़ थे वो इस बात पर राजी हो गए कि देखिए अगर कोई प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हम दोनों जो हैं वो एक साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे और चाहे हमने कोई भी काम किया हो पास्ट में, हम किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हो, हम अब एक साथ बैठकर अफ्रीका का फ्यूचर देखेंगे और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसी स्पिरिट को दिखाता है, इसी बात को वो शो करता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। The South African Constitution inspired democrats all over the world. The state denounced by the entire world recently as the most undemocratic one is now seen as the model of democracy. What made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transport bitter experiences into binding ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। तो देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया के सभी डेमोक्रेट्स को एक तरीके से इंस्पायर करता है। तो एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जिसको कि पूरी दुनिया जो है वो ताना मारती थी या फिर पूरी दुनिया जो है वो ख़राब समझती थी और कहती थी कि देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर आपका जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से अनडेमोक्रेटिक है, वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के आने के बाद यानी डेमोक्रेसी के आने के बाद अब पूरे वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। तो आखिर ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाया? तो ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो यानी कि साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, और अपने जो ख़राब एक्सपीरियंस थे, बिटर एक्सपीरियंस थे, उनको एक तरीके से रेनबो नेशन के रूप में बांधने के लिए तैयार थे। रेनबो नेशन से कहने का मतलब है कि जहाँ पर वाइट कम्युनिटी के लोग हैं, ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे स्किन कलर वाले लोग हैं। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हुए नेल्सन मंडेला। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3.2 जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।